सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर में जरूरत है पढ़ने की पैरेललोग्राम। तो मुझे जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो ज्यादातर लोगों को समस्या ये होती है कि उनको पैरेललोग्राम की स्पेलिंग ही नहीं आती। इस चैप्टर की सबसे बड़ी समस्या। तो सबसे पहले आप एक सही हेडिंग डालिए जिसका नाम होता है पैरेललोग्राम। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले पैरेलल लिख लीजिए, PARALLEL, और उसके बाद ग्राम करके इसकी स्पेलिंग कंटिन्यू कर दीजिए तो आपके पास पैरेललोग्राम बनके प्रिपेयर हो जाएगा। अब बच्चों कई लोग पैरेललोग्राम तो समझ ही नहीं पाते कि पैरेललोग्राम है क्या। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि पैरेललोग्राम भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आपको क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल बेटा चार साइड से बना हुआ एक पॉलीगन होता है। अब वो चार साइड अपना नेचर बदलती रहती है, कभी वो रेक्टेंगल बना लेती है पॉलीगन के रूप में, कभी वो स्क्वायर बना लेती है, कभी ट्रेपीजियम बना लेती है, कभी पैरेललोग्राम बना लेती है। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। अब कौन सा टाइप है तो उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पैरेललोग्राम आपके साथ साथ हर जगह चलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले अब पैरेललोग्राम। तो मुझे शॉर्ट में आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस बनाकर ऊपर ग्राम लिख सकते हैं। अब पैरेललोग्राम is a quadrilateral पैरेललोग्राम में कैसा क्वाड्रिलेटरल है whose opposite sides are parallel, whose opposite sides are parallel। सबसे अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम इसे कहते हैं। अब पैरेललोग्राम का बच्चों शेप आपको कभी भी कोई बनाने को कहे तो आप हमेशा शेप इसी तरह से ही बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बच्चों आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम की जगह कभी कभी बच्चे रोम्बस भी बनाते हैं और उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है। तो बच्चों आप पूछोगे कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रोम्बस की सारी अगल बगल जो अगल बगल वाली साइड्स होती है उनको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, जैसे AB जो होगी वो BC के इक्वल होगी, BC जो होगी वो CD के इक्वल होगी, जो DA होगी वो AB के इक्वल होगी, सारी साइड्स इक्वल होती है। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। ये बात आपको ध्यान देना होगा कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती रोम्बस की तरह। और बच्चों ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप पैरेललोग्राम आसानी से पहचान सकते हैं? सबसे पहली बात होती है यहाँ पे डायगोनल्स की। तो बच्चों देखो रोम्बस के भी डायगोनल होते हैं, रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होता है और रोम्बस में एक डायगोनल छोटा होता है। उसी तरीके से पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल आपको छोटा भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके डायगोनल्स आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि कहा जाता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये बच्चे बहुत ही कम समझते हैं। तो बच्चों अगर हम नामकरण कर दें ABCD, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ABCD नेमिंग भी एक रेगुलर ऑर्डर में करनी है। अगर आप रेगुलर ऑर्डर में ना करके उल्टी सीधी नेमिंग कर रहे हैं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं अपने मन से ABCD ऐसे लिखते हैं, देखिएगा जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ ABCD, तो ये गलत नेमिंग है। तो आपको ABCD इस तरह से नहीं लिखना, ABCD एक साथ एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिखना होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ABCD, तो बच्चों क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो मतलब घड़ी की जो सुई जिस दिशा में चलती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, याद रखिएगा, और उसकी उल्टी साइड को, उसके उल्टे डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो बच्चों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी हो सकती है। अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये वाला एंगल जो होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, या एंगल A जो होता है वो एंगल C के इक्वल होता है। तो बच्चों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैं आपको सारी एक जगह पे बता रहा हूँ। तो आपने क्या सीखा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है जो AO इज इक्वल टू OC है और OD इज इक्वल टू OB है। तो आप कहोगे सर रोम्बस में तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप लिखोगे AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों एक गलती है इसमें, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब O जो होता है मिड पॉइंट होता है BD का, वो मिड पॉइंट होता है AC का। लेकिन रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट एक स्पेशल एंगल में करते हैं। वो एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। ये बहुत स्पेशल बात है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी होगी, क्योंकि इस बात पे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अब बच्चों एक एक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको लिखना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी सारी मैंने बातें आपको बताई, आगे लिखना स्टार्ट कर। तो बच्चों सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में प्रॉपर्टीज आपको और बता रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। याद रखिएगा, द अपोजिट साइड पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो याद रखिएगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। ठीक है, क्या बच्चों आपको याद रहेगा ये लेंथ में इक्वल होती हैं? याद रहेगा? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद रहेगा। इसके अलावा बच्चों और भी प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर बच्चों इस प्रॉपर्टी को आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो मैं दोबारा डायग्राम बना करके इसी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और भी ऐड ऑन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा था ये अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? अब तो समझ में आ ही गया होगा, बस आप इसको देखते रहिए। तो मैं इस प्रॉपर्टी को लिख देता हूं, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द अपोजिट angles of parallelogram are equal in length, are equal in length नहीं कहेंगे बच्चों, मेजर कहेंगे, मेजरमेंट होगा एंगल का। एंगल की कोई लेंथ नहीं होती, मेजर होता है। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी देखने को मिलेगी। देखिए उस प्रॉपर्टी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, आप हमेशा दो पैरेलल लाइंस बचपन से बनाते आ रहे हैं और उसके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आप बचपन से बना रहे हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। क्या बात सभी लोग जानते हैं? अगर बात बच्चों सभी लोग जानते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हूं, एक नया पैरेललोग्राम बना के। देखो बच्चों, ये है आपके पास एक नया पैरेललोग्राम, फिर से समझने के लिए मैंने बना दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि आपने अभी सीखा कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है कि नहीं होती? तो बच्चों क्या आपको ये ट्रांसवर्सल लाइन नजर नहीं आ रही है? क्या आपको ये ट्रांसवर्सल लाइन नजर नहीं आ रही है? तो कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रही है। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। कहोगे सर नजर आ रही है, लेकिन जैसी एक्सटेंड करते हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा कि हाँ, कि वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है? कट कर। तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री उन्हें कहते हैं जिनका सम 180 होता है। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। समझ में आया सबको? मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, द एडजेसेंट एंगल्स। अब बच्चों एडजेसेंट आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी। आप ये भी कह सकते हैं
कि a प्लस डी जो है वो 180 है। आप ये भी कह सकते हैं a प्लस बी जो है वो भी 180 है। आप समझ रहे मेरी बात? b प्लस सी वो भी 180 है। और भी कह सकते हैं c प्लस डी वो भी 180 है। तो बच्चों ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सम के साथ 180 बनाता है। फिर ये दोनों सम, मतलब ये सारे एंगल्स जो होते हैं, यानी अगर हम एडजेसेंट एंगल ले लें, मतलब इन दोनों का सम 180, 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 ठीक है। कहोगे सर हम समझ गए आपकी बात, क्योंकि सर ऐसा है ना, क्योंकि सारे कोइंटीरियर एंगल्स आपको इसलिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर आप फिर से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो सर जैसे आपने ऊपर वाली साइड्स को पैरेलल दिखाया, वैसे आप बगल वाली साइड्स को भी पैरेलल तो दिखा सकते हैं। ये भी तो पैरेलल साइड्स है, ऐसे देखिए ये भी आपस में क्या है, पैरेलल साइड्स है। और इनको क्या कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, कट कर रही कि नहीं? तो आप क्या कहोगे सर, सर पैरेलल लाइन सबकी कौन सी आपने ली, ये वाली ली। पहले कौन सी ली थी, ये वाली ली थी, अब दूसरी ले ली। अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये है ना। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये है। अब समझ में आ रहा है बच्चों सबको? तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन अभी आपने बनाई है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही दो जगहों पे, तो ये सम कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। भाई आप तो समझी हैं, आप तो समझदार हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कौन टियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। लिखते हैं इस बात को, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री। समझ गए बच्चों ये बात, क्या सब लोग समझ गए? तो बच्चों आपने पैरेललोग्राम पूरा अच्छे से समझ लिया है और आपसे ज्यादा पैरेललोग्राम अब किसी को आता नहीं होगा। तो बच्चों प्रॉपर्टी आपके बुक में लिखी हुई है, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इससे ज्यादा पैरेललोग्राम में समझने को कुछ नहीं होगा। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी बातें पता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए इधर देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर एक गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों दिया है कि आपको बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी। इसमें लिखा है डी और बी का जो सम वो 180। तो तुम कहोगे सर डी एंगल ये हुआ, बी एंगल ये हुआ, क्या इनका सम 180 है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है? कहोगे नहीं हो सकता सर, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। मैंने बताया था बच्चों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो ये बच्चों पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो आपको अभी कंडीशंस बताई उन कंडीशंस पे ये किसी भी कंडीशन पे उतरता नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैंने बताया था बी जो होता है वो डी के इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट एंगल्स का सम थोड़ा ना 180 होता है। 180 किसका होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। तो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, उसका जवाब हम आपको लिख करके दे देते हैं फाइनली। तो जवाब ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया था कि अगर डी और बी का सम अगर 180 है तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो आप कहेंगे नो, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकेंड पार्ट फिर कह रहा है बच्चों कि जो ए बी है और जो डी सी है वो 8 है। बच्चों ये 8, ये 8। फिर कह रहा है जो AD है, AD कितना है बच्चों, 4। फिर कह रहा है जो AD है वो आपका 4 है। फिर आपसे कह रहा है जो BC है वो 4.4 है, BC 4.4। तो बच्चों मैंने बताया था अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसमें एक पेयर जो है वो इक्वल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, काम गड़बड़ा गया। कौन सी कंडीशन से, AD इज नॉट इक्वल टू BC से। समझ में आया? तो बच्चों ये नहीं है, थर्ड। फिर बच्चों एंगल ए आपके पास 70 गिवन है और एंगल सी जो आपका है वो 65 है।
तो बच्चों ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से समाप्त हो गया। अब बच्चों एक बहुत ही खास क्वेश्चन है, उसको हम लोग पूरा कर देते हैं एक बार कॉपी में, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता ही रहेगा। और ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन को मैं कॉपी में एक बार कर देता हूँ। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी की तरफ टकटकी लगा के देखते रहिए। सभी लोग अपनी कॉपी की तरफ टकटकी लगा के देखते रहिए। क्या लगाएंगे? टकटकी। चलिए बच्चों, तो एक सुंदर सा डायग्राम आपके भविष्य में बन गया। अब इस डायग्राम में बच्चों आपसे एक एंगल पूछा जाता है, वो एंगल होता है ये वाला, उन्ना भर का एंगल होता है एक्स, ये आपसे पूछा जाता है। ये बच्चों एंगल है 120, ठीक है, और आपके पास एंगल गिवन है ये 70। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्स क्या होगा, क्या होगा एक्स क्या। तो बच्चों आप तुरंत क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। इसका नामकरण हम कर देते हैं के आर आई, और उसके बाद एस ई सी एल यू। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं पैरेललोग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो एंगल एक्स क्या होगा। अब आप गला फाड़ फाड़ के बता सकते हैं कि एक्स क्या होगा। कैसे बताएंगे? सबसे पहले कहेंगे बच्चों कि जो एंगल के है और एंगल आर है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 होगा। तो एग्जाम में लिखेंगे एंगल के प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो आपके पास एंगल आर आ जाएगा 60। इससे सबसे सहमत है? उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बना है RISK, रिस्क नाम का एक पैरेललोग्राम बना है। अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। होंगे इक्वल। तो बच्चों ये 60, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? 60। क्या ये बात सबको समझ में है? बोलिए। उसके बाद बच्चों दूसरा वाला पैरेललोग्राम देखिए, उसमें ये एंगल 70 है, तो उसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा? आप बता सकते हैं कितना होगा? 180 माइनस 70, यानी कि 110। लेकिन बच्चों उसकी जरूरत नहीं, हमें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल के कंसेप्ट से ही चल जाएगा। तो ये 70 है, तो जो एंगल ई है वो भी क्या होगा? 70, क्योंकि आपके पास क्या है? CLUE। क्या है? CLUE, वो भी क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल इक्वल होती है। सबको याद रहेगा। तो बच्चों 70 60 भी याद हो गया। अब आपको x निकालना है। एक पिन्ना भर का ट्रायंगल बना है, उस पिन्ने भर के ट्रायंगल को अगर आप देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसको कोने में ले जाके बना दें, ठीक है। तो ये हो गया x, और ये हो गया 60, और ये हो गया 70। अब बच्चों एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, और यहाँ से x कितना आएगा? 52। तो बच्चों इस तरह से आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन की सेवा समाप्त हो गई। तो बच्चों अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हो तो आप हमको बता सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपके बेहद आसान तरीके से कर दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग 1 मिनट का वेट लेते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करते हैं आपके पास एक एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 3.4 NCERT, जो कि पेज नंबर आपका है 55। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सब स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। तो बच्चों क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? भाई अगर आपने आइडेंटिफाई किया होगा तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में ये जो एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं, स्क्वायर में भी 90 होते हैं। लेकिन स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो क्या ये दोनों सेम है? लिखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तुम कहोगे नहीं हो सकते, क्योंकि
रेक्टेंगल में जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो स्क्वायर की तरह इक्वल नहीं होती, इसलिए सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ये हो गया आपका फॉल्स। दूसरा तेरा ऑल काइट्स आर रोम्बस। बेटा काइट्स अगर आपने कभी भी देखी हो, काइट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दिस इज योर काइट। तो बच्चों ये एक काइट होती है, अगर आपने काइट कभी भी देखी हो तो काइट की प्रॉपर्टी जो बच्चे नहीं जानते हैं वो उसको समझ लें। चलिए बच्चों हम लोग वापस एक बार फिर से ध्यान देते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन था ऑल काइट्स आर रोम्बस। ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। तो बच्चों अगर आपने काइट कभी नहीं देखी तो मैं आपको काइट बता रहा हूँ। तो बच्चों ये होती है काइट, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो ये जो काइट होता है वो रोम्बस नहीं हो सकता। कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है उसकी सारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कह रहा क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम, क्या रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। रोम्बस की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो कुल मिलाकर की सारी चीजें जो रोम्बस के पास है वो पैरेललोग्राम के पास है कि नहीं, पहले चेक कर लो बना के। तो प्रोफेसर एक बार रोम्बस बना ही लेते हैं, उससे ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो क्या ये आपके पास एक पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट कर रहा है? क्योंकि अपोजिट साइड सर पैरेलल है और इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। तो कहोगे सर यस ये हो सकता है, रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बाकी रोम्बस में रोम्बस की और भी प्रॉपर्टीज होती होंगी, लेकिन रोम्बस में वो सारी प्रॉपर्टीज है जो पैरेललोग्राम की होती है। फिर कह रहा ऑल रोम्बस आर काइट। क्या सारे रोम्बस काइट होते हैं, पूछ रहा है। क्या सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। बेटा काइट तो आप समझ ही गए, लेकिन अब मान लो आपने एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ काइट बना दी, एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ काइट बना दी जिसमें ये भी लेंथ आपस में इक्वल है और ये भी लेंथ आपस में इक्वल है तो ये काइट का ही शेप ना। भाई काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? काइट की प्रॉपर्टी होती है उसमें ये भी दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखो ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, तो रोम्बस को हम एक काइट का नाम देख सकते हैं ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो और भी प्रॉपर्टीज, अगर इनको आपस में आप ज्वाइन करोगे तो उसके डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पे भी देखो इनके डायगोनल्स रोम्बस के भी 90 डिग्री पे होते हैं। तो सारी वो प्रॉपर्टी है काइट में। समझ गए आप? नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन का जवाब सही की हुआ कि गलत हुआ? ऑल रोम्बस आर काइट, तो कहोगे यस सर ये ट्रू हो गया। समझ आया? ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसी तरीके से बाकी बच्चों आप और भी क्वेश्चंस करेंगे और वो आपके होते चले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने होंगे, क्योंकि इस लेक्चर में आप स्क्वायर समझ गए, रेक्टेंगल समझ गए, काइट समझ गए, पैरेललोग्राम समझ गए और उन पे बेस्ड आपने क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।